हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें अपना पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हीट के बारे में देखा, टेम्परेचर के बारे में देखा, हीट की थ्योरीज के बारे में देखा, क्या होती है कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, क्या होती है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट, ये सब चीजों के बारे में देखा। टेम्परेचर के बारे में हमने स्टडी करी, अलग अलग स्केल्स के बारे में हमने देखा, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में देखा। तो ये चीज हमने पहले पार्ट में पढ़ी। अब हम अपना सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम पूरा थर्मल एक्सपांशन के ऊपर हम क्या करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, थर्मल एक्सपांशन। किसी भी मेटल में या कोई भी मैटर में हम यदि टेम्परेचर देंगे या उसमें हम हीट ऐड करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो जब वो एक्सपांड होता है तो उसके एक्सपांशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना हिस्सा एक्सपांड होता है, एरिया में एक्सपांड होता है, लेंथ में एक्सपांड होता है, वॉल्यूम में एक्सपांड होता है, इन सब चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक थर्मल एक्सपांशन। एकदम डिटेल से सारी चीजें पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपांशन, तो फर्स्ट एक एग्जांपल, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट सील्ड बॉटल्स विथ मेटेलिक लिड्स। जो सील्ड बॉटल्स होती हैं, आप अपने घर में देखे होंगे, एक चूड़ी वाली बॉटल होती है जिसका जो ढक्कन होगा वो कैसा होगा, मेटेलिक का होगा। तो वो जो मेटेलिक कवर रहता है वो आसानी से खुलता नहीं है, बट आप यदि उसको किसी गर्म पानी में डालेंगे उस मेटेलिक कवर को, तो वो मेटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और वो आसानी से खुल जाएगा। तो जिनको नहीं पता होगा वो ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल देख के। आर सो टाइटली स्क्रूड, वो इतने ज्यादा टाइटली स्क्रूड रहते हैं। मेटेलिक लिड्स मतलब क्या होते हैं, मेटल के कवर्स, ठीक है, जो किसी बॉटल में, कांच की बॉटल में आप देखते होंगे, वो इतने टाइटली स्क्रूड रहते हैं दैट इट हैज टू पुट द लिड इन हॉट वाटर, हमें उसे गर्म पानी में डुबाना पड़ता है टू ओपन द लिड। जैसे ही हम गर्म पानी में डुबाएंगे मेटल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा टेम्परेचर के कारण। इट वुड अलाउ द मेटेलिक कवर टू एक्सपैंड एंड देयर बाय लूजिंग इट टू अनस्क्रू इजीली। जब वो लूज हो जाता है एक्सपैंड होने के कारण, तो फिर उसको अनस्क्रू करना इजीली हो जाता है। यदि आप मेटेलिक लिड्स के बारे में बोलेंगे कि मेटेलिक लिड्स होती क्या है, तो मैं आपको एक फोटोज में भी दिखा सकता हूं। ये ऐसे हमारे कवर रहते हैं, हम कांच की बोतलों में देखे होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा यदि टाइटली स्क्रूड रहेगा तो उसको आप क्या करिए, गर्म पानी में हल्का सा डुबाइए, थोड़ी देर रखिए, थोड़े अच्छे गर्म पानी में मेटल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फिर वो आसानी से खुल जाएगा। तो यही सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी मेटल में या कोई भी मैटर में हम टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, और उस एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए मटेरियल, तो जब किसी भी मटेरियल में हम हीट सप्लाई करते हैं, इट्स डायमेंशन, उसके डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। डायमेंशंस क्या होते हैं, तीन डायमेंशंस उसके, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, कैन बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण उसके डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। वो लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, एरिया में भी हो सकता है। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट सप्लाइड इज नोन एज थर्मल एक्सपांशन। तो इस फिनोमिना को, किसी भी मेटल का कोई भी डायमेंशन चेंज हो रहा है तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। थर्मल मतलब पूरी चीजें हीट से जुड़ी रहेगी, एक्सपांशन का मतलब फैल रही है कोई चीज। तो थर्मल एक्सपांशन, हीट के कारण जो भी चीज एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है, उसको हम थर्मल एक्सपांशन बोलेंगे। ओके, तो मेटेलिक लिड्स आपने देखा कि क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन की कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन डायमेंशन में उसका चेंज हो रहा है तो उतने ही प्रकार होंगे। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। फर्स्ट क्या होगा हमारा, लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन का मतलब क्या होगा, किसी के भी लेंथ में हो। एरिया एक्सपांशन का मतलब होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। वॉल्यूम एक्सपांशन का मतलब क्या होगा, उसके पूरे वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, मतलब पहले छोटा है और पूरा वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट होता है लीनियर एक्सपांशन। एरिया एक्सपांशन, इसको और हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऐसी चीजें जो किसी से सरफेस से रिलेटेड है, या तो सरफेस में हो रही है, मतलब सरफेस में ही हो रही है और सरफेस से रिलेटेड, सुपरफिशियल का मतलब होता है एक्सपांशन। और थर्ड हमारा वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपांशन भी बोलते हैं। मतलब जनरली हम इसको इमेजिन करें तो एक क्यूब को एक्सपांड होता हुआ हम इमेजिन कर सकते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपांशन को हम क्यूबिकल एक्सपांशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये तीन प्रकार के एक्सपांशन हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशंस देखेंगे और कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, वो चीज हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा लीनियर एक्सपांशन। तो फर्स्ट डायग्राम से समझते हैं, फिर थ्योरेटिकल वे में, फिर न्यूमेरिकल वे में। तो ये एक क्या है, सिलेंड्रिकल बार है जिसका टेम्परेचर पहले क्या है, T1 है।
एक नॉर्मल को ये टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, हम मान सकते हैं 24-25 डिग्री सेल्सियस किसी में भी होगा। अब जब यदि मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा, टेम्परेचर T1 से T2 कर दूंगा, बढ़ा रहा हूं टेम्परेचर, कोई भी कितना भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं मैं टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर इसका T2 कर दूंगा तो ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं येलो वाली डॉटेड लाइन उसकी ओरिजिनल लेंथ शो कर रही है, और ओरिजिनल लेंथ से वो क्या हो गया, दोनों तरफ एक्सपैंड हो गया। कितना एक्सपैंड होगा, डेल एल, इधर का हिस्सा प्लस इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारा डेल एल हो जाएगा। ओके, तो इसकी फर्स्ट इनिशियल लेंथ थी L1 और सेकंड लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई। ओके, तो डायग्राम से हमें समझ में आया, देखते हैं। द एक्सपांशन इन लेंथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब किसी भी बॉडी का एक्सपांशन उसकी लंबाई में होगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, लेंथ में यदि किसी का इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। इफ ए रॉड हैविंग इनिशियल लेंथ L1, हम एक रॉड एज्यूम करते हैं जिसकी इनिशियल लेंथ क्या है, L1 है, एट टेम्परेचर T1, जो किस टेम्परेचर पे है, T1 पे है, एंड फाइनल इंक्रीज लेंथ L2, इसका टेम्परेचर हमने चेंज किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, एट इंक्रीज टेम्परेचर T2, कौन से टेम्परेचर पे L2 लेंथ हुई इसकी, T2 टेम्परेचर पे, देन फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स लेंथ इज गिवन बाय, फ्रैक्शनल चेंज मतलब हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, डेल एल बाई L1। ओके, अब यदि हम डेल एल को बोले तो डेल एल क्या होगा, डिफरेंस होगा उसकी लेंथ का, इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ का, तो डेल एल क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1। तभी तो पता चलेगा, जो फाइनल लेंथ थी उससे हम पहली वाली लेंथ को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही लंबाई होगी इस तरफ की, दोनों की आधी आधी जुड़ के हमें मिलेगा। तो डेल एल क्या होगा, L2 माइनस L1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हमारा L1। ओके, अब ये जो एक्सपांशन हुआ ये किस कारण हुआ, चेंज इन टेम्परेचर के कारण हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के कारण हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसकी लेंथ बढ़ी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही लेंथ बढ़ रही है। तो ये किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब डेल टी। डेल टी हम कैसे बोल सकते हैं, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, जैसे हम बिग लेंथ माइनस स्मॉल लेंथ कर रहे हैं तो डेल टी क्या होगा, T2 माइनस T1, और उसके वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, अल्फा एल। अल्फा मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, मतलब वो इस बॉडी पे डिपेंड करेगा। हर बॉडी अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रकार से एक्सपैंड करेगी, तो वो फैक्टर भी हमें साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा कि हर बॉडी यदि अलग अलग प्रकार से एक्सपैंड कर रही तो हम कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मटेरियल है। ऑब्वियस सी बात है, कोई एकदम अच्छा मेटल है, स्टील है, तो वो अलग एक्सपैंड करेगा, और कोई दूसरा मेटल है एल्यूमिनियम, तो वो अलग एक्सपैंड करेगा। तो एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो चेंज इन लेंथ है, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वो बराबर होगा किसके, प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, और एक कांस्टेंट हम ले लेंगे अल्फा एल। तो हम और क्या बोल सकते हैं, अल्फा एल इज इक्वल टू डेल टी। T2 माइनस T1 को हम क्या बोल सकते हैं, डेल टी बोल सकते हैं, जैसे हम डेल एल को L2 माइनस L1 लिख रहे थे। ओके, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये जो फॉर्मूला है डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डेल एल बाई L1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एल डेल टी। ये L1 को हम इधर भी देख सकते हैं, तो सीधा हमें चेंज इन लेंथ मिल जाएगी, कितना वो एक्सपैंड हुआ। ओके, आगे देखते हैं। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारा डेल एल होगा, मतलब जितनी उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L1 के। ऑब्वियस ही बात है, जितनी उसकी इनिशियल लेंथ रहेगी उसी के हिसाब से उसमें एक्सपांशन होगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो जाएगा, किसी की इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो उसका एक्सपांशन अलग होगा। तो जो एक्सपांशन होगा, इंक्रीज होगा लेंथ का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 की, कि उसकी इनिशियल लेंथ क्या है। और हम क्या बोल सकते हैं, जो डेल एल है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट डेल टी के। मतलब जितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उतनी तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर में चेंज ज्यादा होगा तो ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर में चेंज कम होगा तो कम लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, तो ये दोनों को यदि हम यूज करें कि डेल्टा एल L1 के भी प्रोपोर्शनल है और डेल टी के भी प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल एल इक्वल टू डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल टी। सेम जो हमारा प्रीवियस वाला फॉर्मूला बन रहा है वही। अब देख सकते हैं यहां से डेल एल क्या हो जाएगा, यदि मैं ये अल्फा को हटा दूं और L1 इसके पास दे दूं, ये दोनों चीज को यदि हम देखेंगे, इस इक्वेशन को और इसको देखेंगे, यदि मैं LL को इनके पास दे दूं ले जाके और अल्फा को हटा दूं, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज हम कर रहे हैं।
तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो डेल एल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L1 और डेल टी के। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर लेंगे। तो एक्सपांशन इन लेंथ, मतलब जितनी लेंथ एक्सटेंड हो रही है, जितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है, वो क्या होगा, अल्फा एल L1 डेल टी। सेम प्रीवियस वाले फॉर्मूले में L1 ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा एल डेल L1 डेल टी। अल्फा एल मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। द क्वांटिटी अल्फा एल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ऐसी जब हम एरिया का करेंगे तो उसमें आएगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, ठीक है। वॉल्यूम का करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब ये क्या होगा, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ये कांस्टेंट की वैल्यू, कि मटेरियल कैसा है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू रहेगी। ऑफ द रॉड, हमने क्या यूज किया था अभी, रॉड यूज किया था। नॉर्मली मेटल्स एक्सपैंड मोर एंड हेंस रिलेटिवली हाई वैल्यूज ऑफ अल्फा एल। यदि हम मेटल्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, तभी हम उसमें क्या करते हैं, हीट वर्किंग करते हैं, उसको गर्म करके उसके बाद उसमें हैमरिंग करते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो मेटल्स ज्यादा एक्सपैंड होते हैं बाकी चीजों के मुकाबले, ओके। तो अब यदि इस एक्सप्रेशन से मैं अल्फा एल की वैल्यू निकालूं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की मैं यहां से वैल्यू निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, डेल एल बाई L1 डेल टी। तो वही हो गया हमारा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की भी वैल्यू हम इसी रिलेशन से निकाल सकते हैं, डेल एल बाई L1 डेल टी। मतलब वर्ड्स में हम देखें तो डेल एल क्या है हमारा, इंक्रीज इन लेंथ, डिवाइड बाय L1 क्या है हमारी, ओरिजिनल लेंथ, इनटू डेल टी मतलब राइज इन टेम्परेचर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो यदि ये सारी चीजें हमको पता है कि उसकी लेंथ कितनी बढ़ रही है, कितना हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी निकाल सकते हैं। मतलब उसके ऊपर टेस्ट करके कि हमें उसके देख लिया हम उस मटेरियल को कि इसकी अभी ओरिजिनल लेंथ क्या है, हमने उसको नाप लिया, उसमें ओरिजिनल टेम्परेचर देख लिया, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो राइज इन टेम्परेचर, उसके बाद हमने उसकी इंक्रीज इन लेंथ, और हमने फिर जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो हमने उसको मेजर कर लिया। उसके बाद यदि ये सब चीजों को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें उस मटेरियल का क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मिल जाएगा। मतलब ये भी चीज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सब सेम ही फॉर्मूला है बट एक ही फॉर्मूला यूज करके सारी चीजें निकल सकती हैं, यहां चारों चीजें निकल सकती है इसी को यूज करके, ओके। हेंस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए सॉलिड रॉड इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब इसी फॉर्मूले को उसने क्या किया, वर्ड्स में बोला कि हम किसी भी मटेरियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इनटू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यदि हम एक एक के लिए बात कर रहे हैं तो, और इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्यों, क्योंकि यदि हम देखेंगे यहां पे तो इंक्रीज इन लेंथ, कोई भी दो लेंथ को हम माइनस करेंगे तो उसकी यूनिट मीटर ही आएगी, ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और राइज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या हो सकती है, या तो डिग्री सेल्सियस हो सकती है या केल्विन हो सकती है। हमने प्रीवियसली पढ़ा है इस चीज के बारे में कि हम डिग्री केल्विन कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्केल है। तो यहां से मीटर क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में आएगी डिग्री सेल्सियस और केल्विन आएगी। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। और केल्विन ही उसका क्या होगा, डायमेंशन भी होगा। यदि हम डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात करें तो वही होगा उसका डायमेंशन भी, ओके। तो यूनिट समझ में आई। मतलब आपको कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको कोफिशिएंट, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, इसकी आपको यूनिट देगा कि डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ऐसे आपको वो यूनिट देगा, पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या हम लीनियर एक्सपांशन हमने समझ लिया, तो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग, एक ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा है, लोहार एक आयरन रिंग को उसको फिक्स करना है ऑन द रिम ऑफ ए वुडन व्हील। उसको क्या करना है, रिम में फिक्स करना है एक वुडन व्हील के। वुडन व्हील मतलब क्या होगी, एक लकड़ी की व्हील होगी, किसमें लगी है, बुलक कार्ट में लगी होगी, ऑफ ए बुलक कार्ट। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के जो चक्के रहते हैं वो कैसे रहते हैं, लकड़ी के रहते हैं, और उसकी जो आउटर लेयर रहती है उसमें क्या रहता है, एक लोहे की रिंग रहती है। ऐसा बनाते थे वो लोग बुलक कार्ट्स की व्हील्स को। तो उसको क्या करना है कि एक वुडन व्हील में
उसके आउटर पेरिफेरी में एक रिंग फिट करनी है। ठीक है, डायमेंशन हमें समझ में आएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर 5.234 मीटर एंड 5.231 मीटर। तो पहले क्या बोला, डायमीटर रिम का डायमीटर कितना है 5.234 और जो आयरन रिंग है उसका डायमीटर कितना है 5.231। तो छोटा कौन है इसमें, 5.231 छोटा है, इसका मतलब आयरन रिंग का डायमीटर कम है और जो वो बुलक कार्ट का चक्का है उसका डायमीटर ज्यादा है। ओके, तो इसको वही करना है कि आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेल्सियस। कितने में, 25 डिग्री सेल्सियस में। तो याद रखिएगा अभी हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि जो रिम है उसका डायमीटर छोटा है उसके रिम से, मतलब लकड़ी का जो चक्का है वो बड़ा है उसके ऊपर जिसमें हमें रिम फिट करनी है। मैं अभी आपको फोटोज में भी दिखाऊंगा। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, कितने टेम्परेचर तक हम उस रिंग को हीट करेंगे सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील, सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील। मतलब हम वो क्या है, आयरन रिंग छोटी है, आप उसका देख सकते हैं डायमीटर, उसको हम कितना हीट करेंगे कि वो एक्सपैंड हो जाए और उसके चक्के में क्या हो जाए, वो फिट हो जाए। ओके, तो ये पूछ रहे हैं हमें, अल्फा की वैल्यू दी है कितना, 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। देख लीजिए यूनिट केल्विन इनवर्स, क्योंकि केल्विन नीचे में रहेगा। ओके, तो पहले हमें समझ में आया, क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि बुलेट का चक्का है, इसमें इमेजिन करना जरूरी है कि रिंग छोटी है चक्के से, रिंग को हम हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी और वो चक्के में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया। मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाता हूं कैसे रहती है। ये आप एक बुलेट कार्ट की व्हील की फोटो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ये पोर्शन है पूरा, ये क्या है, पूरा वुड का है और इसके ऊपर देखिए ये एक आयरन की रिंग लगी हुई है। ऐसे ही रहती है, मतलब उसका चक्का जो रहता है सेम ऐसे ही रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आयरन की रिंग लगी हुई है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये लकड़ी का चक्का है और हमारी रिंग छोटी है, तो हमें रिंग को कितना हीट करना पड़ेगा कि वो एक्सपैंड होकर इसमें सीधा फिट हो जाए। ओके, दूसरा डायग्राम देखते हैं। यदि इसमें आपको अच्छे से आयरन रिंग नहीं दिख रही है तो ये देख सकते हैं, ये लकड़ी का क्या है, पूरा चक्का है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये आयरन की रिंग। तो हमारे क्वेश्चन में ये आयरन की रिंग छोटी है, हम इसको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा के इसको एक्सपैंड करना है और ताकि ये चक्के के ऊपर बराबर उसकी पेरिफेरी में फिट हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन इमेजिन करना जरूरी है। यदि एक बार आप इमेजिन कर लिए कि क्या है तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ओके, तो आपने डायग्राम देख लिया कि कैसा है, इसी रिंग के ऊपर हम अपना क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, तो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, गिवन वैल्यूज को लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। क्या क्या गिवन वैल्यूज है हमें। ठीक है, आयरन रिंग गिवन है, आयरन रिंग जिसकी लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं और इनिशियली उसकी लेंथ कितनी है, वहां पे क्या है, डायमीटर गिवन है। ओके, तो हम क्या ले रहे हैं, उसको लेंथ के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा होगा और वो वैसा ही एक्सपैंड होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में डायमीटर के टर्म्स में दिया है, हम उसको लेंथ के फॉर्म में ले रहे हैं तो भी हमारा आंसर सही बनेगा। ओके, देखते हैं, 5.231 मीटर ये दिया है हमें रिंग का, जो क्या है, छोटा है, उसकी छोटी है। तो इसको हम मान लेते हैं ये एक प्रकार की क्या है, हमारी इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ है। ओके, तो हम अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए लिया, तो ये क्या होगी, हमारी इनिशियल लेंथ होगी। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या गिवन है, रिम का डायमीटर, मतलब जो लकड़ी का चक्का है उसका डायमीटर हमें दिया है, तो इसको हम ले लेते हैं क्या, L2 ले लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, फाइनल, इतना उसको एक्सपैंड करना है। डायमीटर दिया है, हम क्या कर रहे हैं, उसको लेंथ के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना दिया है, 5.243 मीटर, मतलब एक डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये क्या होगी, एक प्रकार की हमारी फाइनल लेंथ होगी, फाइनल लेंथ, मतलब हमें इतना करना है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा उसमें। ओके, दूसरी चीज हमें क्या दी है, टेम्परेचर गिवन है T1, T1 हमें कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ओके, और अल्फा गिवन है हमें, जो भी रिंग मटेरियल है उसका हमें प्रॉपर्टी गिवन है, वो कितना दिया है, 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ओके, ये चीज गिवन है। निकालना क्या है हमें, कितने टेम्परेचर तक उसको एक्सपैंड करना है ताकि वो फिट हो जाए। तो हमें निकालना क्या है, T2 निकालना है हमें।
ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम अपना? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन का सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे भी लिख सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल नीचे L1 इंटू क्या रहेगा साथ में, डेल टी, टेम्परेचर का डिफरेंस। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। डेल एल हमारी चेंज इन लेंथ हमको डालनी है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है हमारी 5.243 और इनिशियल क्या है हमारी 5.231। तो यही वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, यहां पे पुट कर देंगे, बिल्कुल। 5.243 माइनस 5 कितना है 231, ओके, डिवाइड बाय L1 इनिशियल लेंथ हमारी क्या है 5.231, ओके। ये वैल्यू को भी हमने पुट कर दिया और इंटू डेल टी। तो डेल टी को हम कैसे लिख लेते हैं, ऐसे T2 माइनस T1। और अल्फा की भी वैल्यू क्या है हमें गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 1.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन तो आप कभी भी नोट कर सकते हैं, तो हल्का सा गिवन डाटा वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, अब रब करते हैं, क्योंकि नोट करने का तो कभी आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल रिड्यूस कर लेते हैं, इधर उधर की वैल्यू इधर दे देते, ओके। तो नीचे वाली ये वैल्यू पूरी इधर आ जाएगी, तो सॉल्व करके भी उसको सीधा हम लिख लेते हैं, 1/T2 माइनस T1। ये वैल्यू को मैं ऐसे ही लेता हूं, बाकी सारी वैल्यूज को मैं इसके पास दे देता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 1/T है तो ये ऊपर वाली वैल्यूज क्या आ जाएगी, पूरा इसके नीचे आ जाएगी, मतलब 1.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय ऊपर वाली वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी 5.243। एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करके तो एक बार में आंसर लिख ही सकते हैं हम इसका, ठीक है। 5.234 वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो T1 और T2 के साथ वैल्यू थी, क्या था 5.231, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, तो T1 माइनस T2 क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। इसको हम ऊपर करते हैं और दोनों को साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, माइनस भी कर लेते हैं। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0.012 हमारा आ जाएगा, ओके। और ये दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेते, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6.2772। मैंने एक बार सॉल्व करके दिखा है, आप भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्टली यही आएगा, 10 टू द पावर माइनस 5। ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे और T1 यहां माइनस में और T1 की वैल्यू हमें गिवन है, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, मतलब T2 इक्वल टू कितना होगा, इस पूरी टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 191.168 और T1 कितना था हमारा 27 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 27 हो जाएगा, ओके। तो ये आ गया। तो यहां पे हमें केल्विन में चेंज करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर आएगा आंसर वो भी डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। और बाकी सारी चीजें क्या थी, मीटर्स में थी, तो ये चीज भी होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा T2 कितना आ जाएगा 218.168 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारा T2। या आप सिंपली इसको बोल सकते हैं सेकेंड टेम्परेचर जो हमें निकालना था वो 218 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये चीज भी हो गई हमारी। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि यदि हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कितना उसको, मतलब 218 डिग्रीज उसको क्या करना था, हीट करना था, तब जाके क्या होता उसका वो चीज होता, ठीक है। तो अच्छा है, हट गया, बट हमारा क्वेश्चन तो आ गया 218 डिग्री सेल्सियस। आप कभी भी नोट कर सकते थे उसको पॉज करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 218 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन भी क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हो गया। मतलब वो सेकंड टेम्परेचर में 218 डिग्री टेम्परेचर तक जाएगा, तब क्या हो जाएगा, उसके वो रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होकर उसमें फिट हो जाएगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 218 डिग्री सेल्सियस भी आप उसको नॉर्मल लिख सकते थे, पॉइंट्स की वैल्यू को छोड़ के, तो भी सही होता। अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन ए
फिटेड टू ए शाफ्ट। एक स्टील की व्हील है पूरी, उसको हमें क्या करना है, एक शाफ्ट में फिट करना है, ऐसे अंदर घुसा के फिट करना है, ऑफ द सेम मटेरियल। दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। एट 27 डिग्री सेल्सियस द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, 27 डिग्री सेल्सियस में आउटर डायमीटर कितना है शाफ्ट का, 8.70 सेंटीमीटर। ओके, तो याद रखिएगा एक स्टील की व्हील है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक तो शाफ्ट है, ये शाफ्ट में क्या करना है, ऐसे फिट करना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, हमें फिट करना है। क्या बोल रहा है, द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये शाफ्ट का आउटर डायमीटर दिया है, ठीक है, इमेजिन करना जरूरी है क्वेश्चन। आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.70 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल इन द व्हील इज 8.69 सेंटीमीटर। मतलब ये शाफ्ट का डायमीटर हमें दिया है 8.70 सेंटीमीटर, और जो ये व्हील है, इस व्हील के जो सेंटर का होल है, इसका हमें डायमीटर गिवन है कितना, 8.69, बस कुछ पॉइंट कम है उससे, ठीक है, मतलब 0.01 कम है उससे, ये बड़ा है और ये जो होल है ये क्या है, छोटा है, ठीक है। ओके, द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और चीज, जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब जब हम किसी चीज को ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये भी चीज पॉसिबल है, बिल्कुल। यदि किसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहा है, तो किसी का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं। यहां पे इस शाफ्ट का 8.70 सेंटीमीटर, इसको इस होल में फिट करना है, जो होल कितना है, 8.69 सेंटीमीटर का है। तो इस शाफ्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, बताओ, ठंडा कर दे रहे हैं, ताकि ये सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो शाफ्ट को हम किससे कूल कर रहे हैं, ड्राई आइस से, जो क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा शाफ्ट में, अगला टेम्परेचर कौन सा होगा, पहले तो 27 डिग्री सेल्सियस में, जब व्हील क्या हो जाएगी, आसानी से स्लिप करने लग जाएगी। इसका मतलब शाफ्ट जो है उसका डायमीटर कम हो जाएगा और व्हील आसानी से उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करने लग जाएगी, ये अंदर पूरा घुस जाएगा इसके। ओके, एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन of the steel to be constant over the required temperature। जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है कभी कभी, अभी हम आगे जाके वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहां पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, आप मानिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या दिया है हमें, स्टील, दोनों स्टील के ही बने हुए हैं, 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स, जो पिछले क्वेश्चन में था वही यहां पे भी दिया है। ओके, तो हमें देखना है क्या चीज हमें निकालनी है, क्या टेम्परेचर होगा अगला, इसको हम कितना ठंडा करेंगे ताकि ये व्हील इसके ऊपर क्या करने लग जाए, स्लाइड करने लग जाए, मस्त स्लिप करने लग जाए। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम लिखते हैं हमारी गिवन वैल्यूज। जिस पैटर्न में मैं क्वेश्चन बनाता हूं, ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन बनाना जरूरी रहता है, ताकि इससे बहुत मस्त आपका जो मेथड रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बहुत अच्छा रहेगा। L1 हमें दिया है, इनिशियल लेंथ, मतलब कितनी है इनिशियल लेंथ, L1 ले लेते हैं हम 8.70 सेंटीमीटर। याद रखिएगा यहां पे इनिशियल लेंथ बड़ी है क्योंकि हम उसको ठंडा कर रहे हैं, तो फाइनल लेंथ छोटी होगी, यहां पे फाइनल लेंथ बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इस बार हम उसको ठंडा करके सुकड़ा रहे हैं, इस बार हम उसको एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। मतलब जब किसी चीज को गर्म करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, तो ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा, बिल्कुल। तो यहां पे इनिशियल लेंथ क्या होगी, 8.70 सेंटीमीटर, मतलब जो शाफ्ट का डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सेकंड हमें इसको क्या करना है, ठंडbez करके कितनी लेंथ तक लेके आना है ताकि वो व्हील उसके ऊपर स्लाइड करने लग जाए, 8.69 सेंटीमीटर तक इसको लेके आना है। ओके, तो ये हमारी L1 इनिशियल लेंथ होगी और फाइनल लेंथ। ये सारी चीजें किसके लिए हम कर रहे हैं, शाफ्ट के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा। व्हील से हमें कोई मतलब नहीं, शाफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, छोटा करके उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है हमें, T1 गिवन है हमें 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्फा गिवन है हमें स्टील का, शाफ्ट किसका बना हुआ है, स्टील का ही बना हुआ है, और वो कितना है, 1.20 है, बिल्कुल 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5, क्या होगी यूनिट, केल्विन इनवर्स। ओके, निकालना क्या है हमें, T2 निकालना है कि कितने टेम्परेचर तक इसको लेके जाएंगे ताकि ये सिकुड़ जाए। तो इस बार हमें क्या करना है, उसको ठंडा करना है, तो इस बार T2 भी छोटा आएगा T1 से। ओके, कोई टेंशन नहीं है, आप वैल्यू रखिए, माइनस माइनस सब वैसे ही आएगा। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा L L1
डेल टी, यही होता है हमारा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला थर्मल एक्सपांशन में। ओके, लेंथ के बारे में बात करें तो अब इसको इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, और इसको वो करते हैं L2 माइनस L1, डेल्टा L का मतलब यही होगा अल्फा L, L1 है यहां पे, और डेल्टा T मतलब क्या होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले ही इस बार अरेंज कर ले रहे हैं, ताकि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करके उसको अरेंज किया, इस बार हम उसको क्या कर ले रहे हैं, ऐसे ही अरेंज कर ले रहे हैं। तो यहां से यदि मैं T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ये वैल्यू यही रहेगी, ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, मतलब L2 माइनस L1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अल्फा L और L1। ओके, ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, T2 को यहीं रखते हैं, T1 को उधर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 डिवाइड बाय अल्फा L, L1 इंटू में है और पूरे के साथ प्लस में आ जाएगा T1। ओके, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, L2 की वैल्यू कितनी है हमारी, सबको अभी हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में ही रखते हैं, यहां मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं। क्यों, ये दोनों का डिफरेंस सेंटीमीटर में आएगा और नीचे में एक सेंटीमीटर की टर्म है, तो कोई टेंशन नहीं, दोनों को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 दोनों ऊपर नीचे रहेगा, वो तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे सब चीज रेशियो में है ये चीज, तो यहां पे हम सेंटीमीटर में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो L2 हमारा कितना है 8.69। ओके, इस बार माइनस में आएगा, कोई टेंशन नहीं, आप वैसे ही रखिए, सही आ जाएगा। 8.69 माइनस 8.70, ओके, डिवाइड बाय अल्फा एल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1.20 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू L1 हमारा कितना है 8.70, प्लस हमें क्या करना है T1 कितना दिया है हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस में आएगा -62.8778 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, ये क्या आ गया हमारा T2 आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब हम यहां पे क्या कर रहे थे, शाफ्ट को ठंडा कर रहे थे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, ताकि व्हील उसके ऊपर स्लाइड करने लग जाए। तो फाइनल टेम्परेचर उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री में था, उसको -62.78 डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे तो शाफ्ट सिकुड़ जाएगा इतना कि वो 8.69 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि वो व्हील उसके अंदर क्या कर पाए, स्लाइड कर पाए। मतलब एग्जैक्टली इतना ही होगा, क्योंकि हम ये वैल्यू लेके सॉल्व किए तो एग्जैक्टली इतना हो जाएगा और वो क्या करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगी उसके ऊपर व्हील। ओके, तो ये क्वेश्चन भी था, एकदम सिंपल था कि नहीं, ठीक है। अब यदि आप इसका आंसर चाहते हैं कि केल्विन में आए तो केल्विन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +273 प्लस करना पड़ेगा, बस फॉर केल्विन। यदि आप केल्विन के लिए चाहते हैं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, +273 को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें, तो आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा, यदि आप टेम्परेचर केल्विन में चाहते हैं तो। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, नोट कर सकते हैं आप, पॉज करें कभी भी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया एक्सपांशन। अभी हमने लेंथ के बारे में देखा, अब हम एरिया के बारे में बात करते हैं। यहां पे क्या होगा, हम एक सरफेस पे देखेंगे कि एक सरफेस एक्सपैंड करेगा। ओके, तो देखते हैं, ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं, एरिया एक्सपेंशन। फर्स्ट पॉइंट, द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ ए सरफेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, किस कारण होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण होगा, किसी का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सॉरी, इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन। ओके, देख सकते हैं आप यहां पे डायग्राम में एक एरिया है हमारा, जो ब्लू लाइन से मैंने हैच किया है, ये क्या है हमारा एक इनिशियल एरिया है, इसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये एरिया बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है, जो ये येलो वाली डॉटेड लाइन है इतना बढ़ जा रहा है A2, तो कितना एरिया बढ़ा, डेल A, मतलब ये जो जितना पोर्शन यहाँ पे खाली है उतना एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, डेल A एरिया इंक्रीज हुआ है। इफ ए प्लेट हैविंग इनिशियल एरिया A1, जिसका इनिशियल एरिया क्या है A1 है, एंड टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या होगा, T1 होगा, एंड फाइनल एरिया A2, ये येलो वाला जो फाइनल एरिया हुआ, ये वाला क्या है हमारा, यहां पे हम बीच में लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं, एट टेम्परेचर T2, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया A2 कितने टेम्परेचर पे हो जाएगा, T2 पे, देन फ्रैक्शनल
चेंज इन इट्स एरिया इज गिवन बाय, तो इस केस में सेम जैसे हमने प्रीवियसली किया, सारी चीजें हम तीनों चीज में करेंगे। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया क्या होगा हमारा, डेल ए बाई A1, बिल्कुल। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डेल ए बाई A1। डेल ए की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, A2 माइनस A1, नीचे A1 वैसे ही रहेगा। ओके, अब ये एरिया क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो क्या होगा, अल्फा ए T2 माइनस T1, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही वो बढ़ रहा है एरिया। ओके, तो T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं, अल्फा ए डेल टी। ओके, अब यहां पे भी हम देखें तो जो डेल ए है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A1 के। ओके, कहीं से भी आप देखें, कोई भी रिलेशन देखें, यही चीज आएगी। ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि जितना बड़ा एरिया होगा, इनिशियल एरिया जितना बड़ा होगा वो उतना ही एक्सपैंड होगा। ठीक है, यदि वो एकदम बड़ा रहा तो वो एक्सपैंड भी ज्यादा बड़ा होगा, छोटा रहा तो वो एक्सपैंड भी थोड़ा कम करेगा। ओके, तो डेल ए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A1 के। हम बोल सकते हैं कि जो डेल ए है, मतलब जो एरिया में इंक्रीज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही हो रहा है, तो ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल ए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A1 डेल टी के। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे यहां पे, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें, अल्फा ए। तो यहां पे क्या आएगा, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, अल्फा एल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहां पे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन हम बोलेंगे। तो एक्सपांशन इन एरिया क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, डेल ए इक्वल टू अल्फा ए A1 डेल टी। सेम जो प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें क्या आ जाएगा, ए के टर्म में आ गया। वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वी के टर्म में आ जाएगी सारी चीजें, मतलब एकदम इजी है इन चीजों को याद रखना। तो डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ए A1 डेल टी, वेयर अल्फा ए क्या है यहां पे, इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। क्या है अल्फा ए हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, जो प्लेट है, जो एक्सपांड कर रही है प्लेट, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो प्लेट कैसी है। अलग अलग प्लेट रही तो अलग अलग उसका अल्फा अलग अलग होगा। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसी रिलेशन से अल्फा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म। तो बिल्कुल अल्फा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ए बाई A1 डेल टी। मतलब यदि हमें पता है कि कितना उसका एरिया बढ़ रहा है, इनिशियली एरिया क्या था और टेम्परेचर हम कितना चेंज किए, तो उस मटेरियल का हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन की वैल्यू देख सकते हैं कि ये मटेरियल का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम इसी चीज को वर्ड्स में देखें कि अल्फा ए क्या हो जाएगा, डेल ए। डेल ए मतलब क्या है हमारा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वही है हमारा डेल ए। मतलब क्या, A2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइड बाय A1। A1 क्या है हमारी ओरिजिनल एरिया, कि पहले एरिया कितना था, इंटू डेल टी है यहाँ पे। डेल टी क्या है हमारा, राइज इन टेम्परेचर, कि कितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो यही यदि हम इसको वर्ड्स में बोले तो क्या बोल सकते हैं हम, हैंस कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन ऑफ ए मेटल शीट, ठीक है, डिफाइंड एज द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, कितना उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया, पर यूनिट में हम बात करें, मतलब हम एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर। इसकी भी यूनिट क्या होगी हमारी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की पावर -1 और केल्विन इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम एक्सपांशन की भी यूनिट वही होगी, यूनिट तो वही होगी। यहां पे हम देखें तो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। मतलब इंक्रीज इन एरिया हो रहा है और एक एरिया ही है तो मीटर स्क्वायर ही होगी। ओरिजिनल एरिया भी क्या होगा हमारा, मीटर स्क्वायर में ही होगा। राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन होगी या डिग्री सेल्सियस में होगी, जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं। तो मीटर स्क्वायर में कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यूनिट क्या बचेगी, 1 बाई टेम्परेचर की यूनिट बचेगी, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हम उसको पावर 1 में लिखते हैं, -1। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें और समझ में आए। तो अब मेटल बॉल, एक मेटल बॉल है हैविंग डायमीटर 0.4 मीटर, जिसका डायमीटर क्या है 0.4 मीटर है, इज हीटेड फ्रॉम 273 टू 360 डिग्री केल्विन। यहां पे केल्विन में हीट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर डिफरेंस तो वही आएगा। ठीक है, तो 273 से 360 डिग्री केल्विन तक उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ओके, इफ कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल इज 0.1234
34 केल्विन इनवर्स। ये क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन दिया है उसका। देन डिटरमाइन दी इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। डिटरमाइन करिए कि टेम्परेचर हमें गिवन है, इनिशियल एरिया भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, तो क्या निकालने बोल रहा है हमें? डेल ए कितना होगा, कितना सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होगा, कैलकुलेट करिए बोल रहा है। ओके, निकाल सकते हैं बिल्कुल। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। गिवन वैल्यूज पहले, क्या गिवन है हमें? D1 गिवन है, मतलब इनिशियल डायमीटर उसका कितना है? 0.4 मीटर। ओके, टेम्परेचर गिवन है T1 273 केल्विन में है वो। कितना टेम्परेचर हम उसका इंक्रीज किए? 373 केल्विन, सॉरी 360 डिग्री केल्विन, 360 केल्विन, 360 केल्विन हमने क्या किया? उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन कितना दिया है? अल्फा ए बोलूंगा मैं इसको, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.123434 केल्विन इनवर्स। ये क्या दी है? उसकी वैल्यू दी है। क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में? डेल्टा ए फाइंड आउट करना है कि कितना उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट जब एरिया की बात चल रही है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायमीटर से उसका हम क्या करते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। A1 क्या होगा? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना है? 0.4 का स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा? 0.5026 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा? पहले तो एरिया आ गया, इनिशियल एरिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना। क्या? एरियल एक्सपांशन का क्या होगा? अल्फा डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा ए A1 डेल टी। यही होगा फॉर्मूला हमारा, सेम जैसे लेंथ का था वैसे वो एरिया के टर्म में हो जाएगा। ओके, निकालना क्या है हमें? डेल्टा ए ही निकालना है। तो अल्फा ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 0.00034 इंटू A1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 0.5026। लास्ट वाली भी टर्म दिख रही है बिल्कुल, 26 इंटू टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1। ये डेल्टा टी मतलब क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 हमारा कितना है? 360 माइनस T1 273। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? डेल ए। सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आएगा। ओके, तो मैंने भी सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। 0.04148 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा? इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, जो चीज हमें क्वेश्चन में निकालने की वाले। ओके, तो एक और तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, डेल्टा ए इक्वल टू 1.48 लेना है बिल्कुल, 1.48 कितना पीछे गए हम? 1 2 3, तो इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो दोनों वे में आप आंसर लिखेंगे, दोनों वे में आंसर क्या है? सही है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। देख सकते हैं आप एक बार पूरा, कभी भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम वॉल्यूम एक्सपांशन, कि किसी में टेम्परेचर चेंज होने के कारण वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, और वो वॉल्यूम एक्सपांशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन। फर्स्ट पॉइंट, द एक्सपांशन इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आप येलो वाला जो क्यूब देख रहे हैं वो क्या है? इनिशियल क्यूब है। उसको हमने क्या किया? उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो एक्सपैंड हो गया, वो क्या हो गया? फूल गया। कितना? जो ये येलो आपको एरिया दिख रहा है,
जो येलो आपको एक और क्यूब दिख रही है 3D में, वो उतना क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, बड़ा हो गया। इनिशियल एरिया क्या था उसका, छोटा वाला था जो अंदर ब्लू वाला है, टेम्परेचर चेंज किया तो वो बड़ा हो गया, येलो वाला हो गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपांशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द एक्सपांशन इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, किस कारण, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, उसके खुद के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन बोलते हैं। कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल वी। जैसे कितनी लेंथ इंक्रीज हुई तो उसको हम डेल एल बोल रहे थे, कितना एरिया इंक्रीज हुआ उसको डेल ए बोल रहे थे, तो ये क्या होगा हमारा, डेल वी, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि हम यहां पे सेम इस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाले, जैसे हमने प्रीवियसली लेंथ और एरिया के लिए निकाला था, तो क्या हो जाएगा, डेल वी बाई वी1। ओके, डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस वी1, वी1 नीचे ऑलरेडी है, और ये किस कारण हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ही हो रहा है, तो किसके बराबर होगा, अल्फा वी T2 माइनस T1। ठीक है, जो दूसरा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, पहला टेम्परेचर कम होगा क्योंकि बढ़ रहा है टेम्परेचर उसका, तभी वो एक्सपैंड कर रहा है। तो हम इसको यहां से क्या बोल सकते हैं, अल्फा वी डेल टी। ओके, तो सेम जैसे हम बोले यहां पे भी जो डेल्टा वी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, V1 के होगा। जैसे जितना V1 होगा उसी हिसाब से हमको डेल्टा वी मिलेगा, उतना ही इंक्रीज होगा वो। डेल्टा वी किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। जितना टेम्परेचर हम चेंज करेंगे उतना ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एकदम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो और बढ़ जाएगा। ओके, तो दोनों को हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V1 डेल टी के। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, जो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, अल्फा वी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो डेल वी का हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू अल्फा वी V1 डेल टी। सेम जैसे एरिया का आया था एक्सप्रेशन, सेम वैसी लेंथ का आया था। बस क्या होगा, एक ही एक्सप्रेशन है, बस आपको याद रखना है, एरिया हुआ तो इनिशियल एरिया आ जाएगा, लेंथ रही तो इनिशियल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे डेल टी, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और कोफिशिएंट चेंज होगा। तो वेयर अल्फा वी क्या है, इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अल्फा वी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन बोलेंगे। तो सेम यदि इस रिलेशन से मैं अल्फा वी की वैल्यू निकालू तो ये यही रहेगा, ये दोनों टर्म इसके नीचे आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं अल्फा वी इज इक्वल टू डेल वी बाई V1 T1। मतलब इसको हम वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें पता है कितना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है पता है, और कितना हम टेम्परेचर बढ़ाएं, यदि ये चीजें हमें पता है तो उस मटेरियल का हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वर्ड्स में देखते हैं, हेंस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, जिसको हम क्यूबिकल एक्सपांशन भी बोलते हैं, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, कितना उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, पर यूनिट उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, पर डिग्री राइज, पर डिग्री राइज कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, सेम जैसे बाकी दोनों की यूनिट थी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स केल्विन इनवर्स, जैसे बाकियों की यूनिट थी सेम उसकी भी वही यूनिट होगी। इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल, ये क्या है, एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा ये कांस्टेंट की वैल्यू कि कैसा मटेरियल है, ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट स्ट्रिक्टली ए कांस्टेंट। बट क्या होता है, ये एकदम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन एकदम स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है। जब टेम्परेचर एकदम ज्यादा हो जाएगा ना तब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वरना छोटे टेम्परेचर में वेरी करता है। वही चीज अभी हम देखेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन अल्फा वी की यदि हम बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स जनरली ऑन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जनरली। इट्स वैल्यू फर्स्ट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, पहले टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ने लग जाएगी, बट यदि 500 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती, फिर नहीं बढ़ती। ठीक है, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, तो पहले क्या होती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, फिर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब 500 केल्विन के ऊपर। द डिपेंडेंसी इज शोन इन द ग्राफ, तो जो इसकी डिपेंडेंसी है वो मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं। ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कैसे वेरी करता है। ओके, तो ये हल्का सा यहां पे क्या हो गया है, खराब हो गया है, कोई बात नहीं। यहां पे वैल्यू क्या है,
3 है यहां पे वैल्यू। ये क्या था हमारा, अल्फा वी इक्वल टू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स, ये यहां पे वैल्यू थी। ओके, तो यहां पे क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स होगा। ओके, नीचे टेम्परेचर देखें हम 250 500, नीचे टेम्परेचर किसमें, हमारा केल्विन में। तो आप देख सकते हैं पहले वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये क्या है हमारा, अल्फा वी का है, एक्सिस है, और ये क्या है हमारा टेम्परेचर का। पहले टेम्परेचर के साथ वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुंचा, हाई टेम्परेचर पे पहुंच गया, मतलब आप देख सकते हैं यहां 500 के आसपास आया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब पहले वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, फिर एक टाइम आएगा जहां पे उसकी हाई टेम्परेचर में मतलब वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वो चेंज नहीं होगा, जितनी उसकी वैल्यू है वो उतनी ही हो जाएगी। ये वैल्यू क्या है, 6 है, इसका मतलब क्या है, ये 6 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स में, इसका मतलब ये 3, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर नीचे एक्स एक्सिस में क्या है, केल्विन्स में। तो यदि हम डायमेंशन की बात करें सारे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन की, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तो सबका डायमेंशन क्या होगा हमारा, सिर्फ केल्विन इनवर्स ही होगा। ओके, केल्विन इनवर्स ही इनका डायमेंशन होगा, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, केल्विन इनवर्स, या हम बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो यही क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा, यही इनकी क्या रहेगी, यूनिट्स रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम तीनों एक्सपांशन के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि तीनों कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो अब बात करते हैं रिलेशन अमंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, सारे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कैन बी गिवन एज, कैसे देख सकते हैं हम, अल्फा एल हमारा क्या होता है, डेल एल L1 बाई डेल टी। अब यहां पे हम क्या करते हैं, L1 को सिर्फ हम लिख लेते हैं L, मतलब इनिशियल लेंथ क्या है उसकी, L है, हम मान लेते हैं व्हेन L इक्वल टू L1। ओके, तो डेल्टा एल L1 बाई डेल टी। अल्फा ए देखें कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, तो वो क्या होता है, डेल ए बाई A1 डेल टी। तो इनिशियल एरिया को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, जो हमारा इनिशियल सरफेस एरिया है। वैसी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, डेल वी बाई V1 डेल टी, यही होता है। तो V1 को हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम V मान लेते हैं। तो लेंथ डबल होती तो एरिया बन जाता है, लेंथ ट्रिपल होती तो क्या होता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो यही इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा। देखते हैं, तीनों का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव भी किया और देखा भी। तो द रेशियो इज गिवन बाय, लेंथ को दुगना कर दे तो एरिया हो जाएगा, तिगना कर दे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो तीनों के बीच का हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, अल्फा एल इज टू अल्फा ए इज टू अल्फा वी, तो क्या हो जाएगा 1:2:3। ठीक है, 2 लेंथ मिलके एरिया, 3 लेंथ मिलके वॉल्यूम। तो अल्फा ए को मतलब कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन को हम क्या बोल सकते हैं, दुगना होगा वो किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का। एक लीनियर डायमेंशन में कितना एक्सटेंशन हुआ, दूसरे लीनियर डायमेंशन में कितना एक्सटेंशन हुआ, दोनों का कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन बन जाएगा। सेम वैसी तिगना हम कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को, तो क्या बन जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, तीनों के बीच में रिलेशन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन क्या होता है, दुगना होता है लीनियर एक्सपांशन का। वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, तिगना होता है किसका, लीनियर एक्सपांशन का। ठीक है, ए और बी के बीच में रिलेशन हम नहीं डाल सकते। ओके, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अब एक नोट पॉइंट देखते हैं अपना, कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन एट हाई टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के बारे में हम बात करेंगे कब, जब वो क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर में रहेगा। तो द कोफिशिएंट्स अल्फा एल, अल्फा ए, अल्फा वी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर ए गिवन सॉलिड आर कांस्टेंट ओनली एट ए गिवन टेम्परेचर। वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, मतलब जो कुछ एक रेंज दी गई है। द वैल्यूज ऑफ दीज कोफिशिएंट्स however changes with change in the temperature range। टेम्परेचर की रेंज यदि चेंज हो जाएगी, मतलब यदि हम हाई लेवल में बात करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, लो लेवल रेंज में चलेंगे हम तो अलग हो जाएगी। एंड बिकम्स कांस्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर, मतलब जब हम एकदम हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहे होंगे ना, तभी इनकी वैल्यूज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और हम तो हाई टेम्परेचर पे एकदम वर्क नहीं करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स थोड़े लो टेम्परेचर पे ही रहेंगे, तो वो चेंज हो जाते हैं कहीं कहीं पे। टेम्परेचर की रेंज पे वो डिपेंड करते हैं कि जो रेंज पे हम बना रहे हैं उस रेंज में वो कांस्टेंट रहेंगे, वरना वो चेंज हो जाते हैं। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के बारे में। हाई टेम्परेचर में जब हम वर्क करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है।
ओके, अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, डेरिवेशन का है। जैसे अभी हमने रिलेशनशिप देखी एरिया एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन के बीच में, तो लीनियर एक्सपांशन दुगना कैसे होता है एरिया एक्सपांशन का, उस चीज को इस क्वेश्चन में क्या करनी है, डिराइव करना है। तो देखते हैं हम उसका डेरिवेशन, जो चीज हमने अभी देखी उसका हमें डेरिवेशन में मिल जाएगा। तो शो दैट कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन मतलब अल्फा ए फॉर ए रेक्टेंगुलर सॉलिड शीट, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड शीट के लिए क्या होता है, दुगना होता है, ट्वाइस होता है ऑफ इट्स लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा एल, मतलब बोल रहा है अल्फा ए होता है दुगना अल्फा एल। यही चीज अभी हमने देखी, तो इसको प्रूफ करिए, वो बोल रहा है कि वो कैसे होता है। तो चलिए इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो चीज हमने अभी रिलेशन देखा उसका हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेरिवेशन भी मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपना एक डायग्राम बनाते। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड शीट बोला है, तो हम क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर हमारी शीट है और ये हैच हो रहा है, इसका मतलब ये अभी इनिशियल शीट है। मतलब अभी जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो ये इसकी क्या रहेगी, इनिशियल लेंथ रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी इसकी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन भी दे देते हैं। लेंथ को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये लेंथ है उसकी, तो उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। उसकी विड्थ को हम कैसे डिनोट करेंगे, ब्रेड्थ को बी से डिनोट कर लेते हैं। ओके, लेंथ और उसकी विड्थ। अब क्या होगा, इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सपांशन आएगा। तो क्या होगा, एक लेंथ में एक्सपांशन आएगा। ये क्या हुई, इसकी लेंथ बढ़ी, एक डायमेंशन में पहले क्या आया, उसमें एक्सपांशन आया। तो ये जितनी लेंथ बढ़ी है, एक ही तरफ बढ़ रही है हम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा ए। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ती है, ऑब्वियस ही बात है, हम एक ही तरफ मान ले रहे हैं, इधर की भी लाइन को इधर ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इतना बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, जब टेम्परेचर पहले नॉर्मल था तो ये हैच वाला पोर्शन था, टेम्परेचर में इंक्रीज किया तो इसकी एक डायमेंशन इतना बढ़ा। तो जब ए बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ेगा इसका, मतलब इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बड़ी होगी। ये हो इसकी विड्थ में भी वो क्या हुआ, चौड़ा हुआ। लंबाई में तो वो लंबा हुआ ही, साथ ही साथ विड्थ में भी वो चौड़ा हुआ। ओके, तो ये जितना वो चौड़ा हुआ उसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा बी। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वो ले लेते हैं, मतलब देखो एक एरिया तो ये हमको पता है, बाकी ये दो एरियाज का भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सेकंड हम किसको दिए हैं, ठीक है, सेकंड इस वाले पोर्शन को दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड। ये तीन सरफेस एरिया की हम नेमिंग कर दी ताकि हमें क्या हो, समझ में आए। ओके, तो डायग्राम हमारा बन गया। अब ये ऐसा कब हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टी, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा तभी इसमें ऐसा एक्सटेंशन आया, लंबाई उसकी थोड़ी सी बढ़ी, चौड़ाई भी उसकी थोड़ी सी बढ़ी। तो जितना पोर्शन बढ़ा है उसकी हमने तीन हिस्सों में उसको बांट दिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले उसकी लेंथ कितनी बड़ी, मतलब लेंथ को हम क्या लिए, ए लिए, तो डेल्टा ए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, अल्फा एल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी हम एक एक डायमेंशन पे बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डेल ए कितना हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा है, अल्फा एल ए डेल टी, यही हो जाएगा। जितना चेंज इन टेम्परेचर, हमने लेंथ का भी वही देखा। ओके, दूसरा देखते हैं उसकी ब्रेड्थ में कितना बढ़ा दूसरे डायमेंशन में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ही लेंगे। ठीक है, L1 रहता है मतलब बी और डेल टी। ओके, तो ये दोनों का एक एक फॉर्म में आ गया, कितना बड़ा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना उसका एरिया बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एरिया ऑफ शीट, कि कितना इस एरिया का शीट हो रहा है, मतलब क्या, पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल ए बोल देते हैं। ऑल राइट, डेल ए मतलब क्या होगा, स्मॉल ए तो हमारा एक डायमेंशन डिनोट किए हैं, तो हम इसको डेल कैपिटल ए लेते हैं कि कितना उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम डेल ए देखते हैं कितना आएगा, कितना उसका एरिया इंक्रीज हुआ, तो वो क्या होगा, डेल्टा A1। अब ब्लू वाला उसका इनिशियल एरिया है, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है, ये वाला पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा और तीसरा वाला हिस्सा, ये जो तीन हिस्से यही क्या हुए, बढ़त हुई है उसमें। तो ये जितनी बढ़त हुई है इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तीनों जितने एरिया उसमें इंक्रीज हुए, इन तीनों एरिया को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये वाला हमारा क्या है, एरिया A1 जो इंक्रीज हुआ है, ये हमारा A2, और ये वाला एरिया क्या है हमारा A3 जो इंक्रीज हुआ है। तो डेल्टा ए कितना इंक्रीज इन एरिया हुआ है, तो क्या होगा डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A1 नहीं, नॉर्मल इसको हम लिखेंगे A1 प्लस A2। ओके, इंक्रीज के फॉर्म में ले लेते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। ये तीनों एरिया में जितना बढ़त हुआ है वही चीज। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो छोटा सा एरिया इंक्रीज हुआ है, इसका हम देखते हैं कि ये एरिया कितना होगा। तो ये एरिया कितना होगा, इस ग्रीन वाले एरिया की लंबाई कितनी है, a, लंबाई तो इसकी a ही है, और इसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा b। तो कितना होगा ये a डेल्टा b। ओके, प्लस देखते हैं A1 हो गया। A2 के बारे में देखते हैं, A2 की लंबाई कितनी है, डेल a, और इसकी चौड़ाई कितनी है, डेल b। तो क्या हो जाएगा ये डेल a डेल b, डेल ए डेल बी। ये A2 है हमारा एरिया। ओके, तीसरा देखते हैं हम, तीसरा एरिया कौन सा है, ये वाला। तो इसकी लंबाई कितनी है, डेल ए, और इसकी विड्थ कितनी है, बी। तो डेल ए इंटू बी, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट एरिया हमने किसको लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो हम क्या करते हैं, सेकंड हमने इसको ले लिया, ठीक है, अपने हिसाब से हम करेंगे, तो इसको हल्का सा वो कर देते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं और ऊपर वाले को थर्ड मान लेते हैं, ताकि चीजें एकदम प्रॉपर रहे। ये हो गया हमारा सेकंड वाला और ये हो गया हमारा थर्ड वाला। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा डेल ए इंटू बी। तो बी बी और डेल ए प्लस थर्ड वाला क्या है हमारा, डेल ए डेल बी, डेल ए डेल। ओके, तो ये तीनों का क्या आ गया, हमने एरिया लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू पुट करते हैं, ए नॉर्मल ऐसी रहेगा, और डेल्टा बी की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा बी का हमारा एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा एल बी डेल्टी है, बिल्कुल, प्लस ये वाला बी। अब क्या पुट करना है, डेल ए पुट करना है। डेल ए कितना है हमारा, अल्फा एल ए डेल्टी, ओके, प्लस डेल ए डेल बी। तो डेल ए डेल बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल ए कितना है हमारा ये, और डेल बी कितना है हमारा ये। तो ए बी, और ये दोनों को हमें इनटू करना है, तो क्या आ जाएगा, ए बी, ये इसका ए और इसका बी, और अल्फा एल का स्क्वायर और अल्फा टी का स्क्वायर, अल्फा एल का स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर, यही आएगा एक्सप्रेशन, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यू है, ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, अल्फा 1 बी डेल्टी, अल्फा 1 बी डेल्टी ए, ये दोनों वैल्यू लगभग क्या है, सेम है। तो ये दोनों वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, 2 ए बी, ए बी हम ले सकते हैं, अल्फा 1 डेल्टी, यही आएगा। ए बी दोनों में है, अल्फा 1 भी है और डेल्टी भी है, तो 2 ए बी अल्फा 1 डेल्टी। ओके, और इधर वाली टर्म को हम लिखते हैं, तो अल्फा 1 को पहले लिख लेते हैं, अल्फा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए बी डेल्टी स्क्वायर, बिल्कुल, ए बी डेल्टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अभी हमारा, अभी तक का हमारा एक्सप्रेशन आया। ओके, अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इस तरफ का पोर्शन को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। आप नोट तो कभी भी पॉज करके कर सकते हैं। तो ये पोर्शन को अब हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को अब हम रब करते हैं। ये क्या आया है, हमारा एक्सप्रेशन आया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से क्या है, जो ये ए बी है, ये ए बी भी क्या है, उसका इनिशियल एरिया है, मतलब जो ये इसका इनिशियल एरिया था यही है ए बी, तो यहां पे इसे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। मतलब हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, 2a अल्फा 1 2a अल्फा 1 डेल टी 2a अल्फा 1 डेल टी प्लस ये वाला हिस्सा पूरा अल्फा 1 का स्क्वायर ए बी और डेल टी। और यहां पे भी जो ए बी है उसको भी हम क्या ले सकते हैं, एरिया के फॉर्म में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से कॉमन निकालेंगे तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, एरिया के फॉर्म में ले सकते हैं। ये हो गया हमारा एरिया, तो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है उसके पास, इसके पास स्क्वायर है और यहां पे भी डेल टी का क्या है, स्क्वायर है। तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा एल ए डेल टी ब्रैकेट में यहां पे क्या था 2 प्लस दोनों का स्क्वायर था तो बस एक एक बचेगा, अल्फा एल डेल टी। यहां पे दोनों का स्क्वायर था, ए इसके पास भी था, बस इसके बाद एक एक्स्ट्रा 2 था तो वो 2 यहां पे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि जो ये डेल टी की वैल्यू है, यदि हम छोटा सा टेम्परेचर चेंज देखेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा एल एंड del t अल्फा एल del t would be very small। यदि छोटा सा हम चेंजेस के बारे में बात करें कि छोटा सा एक्सपांशन हो रहा है और टेम्परेचर डिफरेंस भी हमारा छोटा है, तो अल्फा एल del t क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कैन बी, मतलब अल्फा एल del t ये वाली वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या कर सकते हैं, हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, इस तरफ क्या था हमारा, डेल ए ही निकाल रहे थे हम, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल ए इक्वल टू 2, बस 2 रहेगा यहां पे, ये तो नेग्लेक्ट हो गया पूरा, तो 2 अल्फा एल ए डेल टी, ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यदि हम यहां से डेल्टा ए की वैल्यू डालें तो डेल्टा ए हमारा क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन क्या होता है, अल्फा ए, यही तो होता है फॉर्मूला, अल्फा ए वन रहता है और डेल टी रहता है, यही हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं एरिया एक्सपांशन में। इधर क्या है 2 अल्फा 1 ए डेल टी, तो यहां से देखते हैं हमारा क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी और डेल्टा टी भी कैंसल आउट हो गया, तो मतलब यहां से हमारा आ गया रिलेशन कि जो अल्फा ए होगा वो क्या होगा, दुगना होगा किसके, अल्फा एल के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन क्या होगा, 2 टाइम होगा अल्फा एल के। तो ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर लिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ओके, नोट आप कभी भी कर सकते हैं, रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास ब्लॉक, एक ग्लास ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम इनिशियली क्या है, 15,000 मीटर क्यूब क्या है उसका इनिशियल वॉल्यूम है, बट व्हेन टेम्परेचर ऑफ दैट ग्लास ब्लॉक इंक्रीजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे क्या दिया है, डेल वी दिया है और बोल रहा है कि पहले उसका 15,000 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है इनिशियल, और जब हम टेम्परेचर 20 डिग्री से 45 डिग्री करते हैं उस ग्लास ब्लॉक का तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, मतलब डेल वी की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन निकालना है, बात कर रहा है वॉल्यूम की और पूछा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि वो तिगुना होता है लीनियर एक्सपांशन की। तो बस हो गया, आ जाएगा हमारा आंसर। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, हमारी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें, V1 दिया है उस ग्लास ब्लॉक का इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 15,000 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दिया है हमें,
इनिशियल टेम्परेचर दिया है उसका T1 कितना 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर उसका T2 दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ी बोल रहा है, मतलब डेल वी की वैल्यू दी है कितना 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, निकालना क्या है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है मगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, मतलब अल्फा एल निकालना है। मैं अल्फा को जनरली ऐसे बनाता हूं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें पता है डेल वी कितना होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा अल्फा वी, वी डेल टी, ये क्या होगा V1, यही होता है हमारा फॉर्मूला बिल्कुल। अब यहां से मैं यदि अल्फा वी की वैल्यू निकालूं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन की वैल्यू निकालूं, तो क्या हो जाएगा डेल वी बाई V1 डेल्टा टी। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या है डेल वी की वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, सबको सेंटीमीटर में ही रखते हैं क्योंकि रेशियो में है 2 सेंटीमीटर, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। V1 कितना है हमारा 15,000 इंटू डेल टी कितना है 45 माइनस 20, तो डेल टी क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 ही होगा एक प्रकार से। ओके, तो इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। T2 माइनस T1 होता है, तो T2 कितना है हमारा 45 माइनस T1 कितना है हमारा 20, सब क्या है डिग्री सेल्सियस में। तो ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा अल्फा वी की वैल्यू आ जाएगी 0.000, कितने जीरो है 4133। क्या यूनिट लिखेंगे, हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये होगा। ओके, तो ये क्या आया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आया। अब हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन निकालना है। तो हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, तिगुना होता है किसके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3 अल्फा एल, तो ये वैल्यू को हम डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 0 पॉइंट कितना जीरो है 4133 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फा एल आ जाएगा। तो यहां से अल्फा एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.5 बार, 1 2 3 4 5 4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस बार मैं पर लिखा और -1 भी लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब यदि हम इसको नॉर्मल टर्म्स में लिखें तो अल्फा एल हमारा कितना आ जाएगा 4.4 ले दें। ओके, 4.4 कितना पीछे जा रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गई हमारी अल्फा वल की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया, 4.4 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब ये भी एक्सपांशन के अंदर ही आता है। और एनोमलस बिहेवियर ऑफ एक्सपांशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का फैलना। और एनोमलस का मतलब यहां पे होता है, एनोमलस का मतलब यहां पे होता है कि अनयूजुअल बिहेवियर, मतलब वाटर किसी नॉर्मल पानी, नॉर्मल दूसरे लिक्विड जैसा बिहेव नहीं करता, वाटर एकदम अलग प्रकार से बिहेव करता है। तो वही कैसा वाटर अलग प्रकार से बिहेव करता है वही देखेंगे, और वाटर का बिहेवियर सही में अलग प्रकार से होता ही है, तो उस चीज के बारे में हम देखेंगे अभी कि कैसे हम वाटर का बिहेवियर एकदम अलग होता है। क्यों, उसकी 4 डिग्री सेल्सियस में ही मैक्स डेंसिटी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की मैक्स डेंसिटी होती है, बाकी कोई डिग्री सेल्सियस में नहीं होती, ऊपर जाए उसके या भले नीचे आए। तो यही चीज हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे फैलता है एकदम अलग, उसका एक्सपांशन एकदम अलग बिहेवियर। एनोमलस का मतलब कि जो नॉर्मल चीजें नॉर्मल लोग फॉलो नहीं करते, एकदम ही अलग बिहेवियर। ठीक है, वाटर शोज एन एनोमलस बिहेवियर। कैसा एनोमलस बिहेवियर शो करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग बिटवीन द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पे मैंने जगह इसलिए छोड़ी ताकि डायग्राम भी हम बनाते हो चले। तो ये क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यदि यहां से हम जाएं 4 डिग्री सेल्सियस तक, और हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, तो इस केस में वाटर क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है।
अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या है, दब रहा है, इसका मतलब डेंसिटी रो से जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, यहां पे इंक्रीज होगी। और 0 से हम 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। तो जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर को हीट करते हैं ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, मतलब उसकी रो डेंसिटी इंक्रीज होती है। और हम गर्म कर रहे हैं 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस। तो वो बोला व्हेन वाटर इज कूल्ड बिलो द रूम टेम्परेचर i.e. नॉर्मल टेम्परेचर, देन वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। मतलब अब बोला यदि हम उसको रूम टेम्परेचर से ठंडा करें, एक तो हम नीचे से फर्स्ट वाले पॉइंट में बोला था 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको गर्म कर रहे थे। अब यहां पे यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस से यदि हम उसको ठंडा करते हैं, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। तो इस केस में वो क्या बोला, जब हम उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, इसका मतलब डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यदि डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिल्कुल, तो जब 25 डिग्री सेल्सियस से उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं ना, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। 0 डिग्री सेल्सियस से भी 4 डिग्री तक जाएंगे तो भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। यही एक पॉइंट होता है जहां पे उसकी मैक्स डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम होता है। ओके, तो समझ में आया। पहली लाइन में बोला कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से उसको गर्म करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब डेंसिटी बढ़ती है। मगर जब रूम टेम्परेचर से उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं ठंडा करूंगा ना, तो भी उसकी डेंसिटी बढ़ती है और उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो ये लाइन हमें बोला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब तक उसका क्या होगा, गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगी, वॉल्यूम उसकी कम होगी, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी। कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, and below 4 degree Celsius the volume increases and hence density decreases। अब यदि 4 डिग्री सेल्सियस के मैं नीचे जाऊंगा, अभी तो मैं ऊपर गया, गर्म किया इसको, यदि मैं 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता हूं तो नीचे आने में क्या बोला, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ओके, देखते हैं। एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेस हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस, मतलब जब 4 डिग्री सेल्सियस के यदि मैं नीचे आऊंगा, इधर से मैं नीचे आऊंगा, तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहां से यदि मैं देखूं मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल, यदि मैं नीचे आऊंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपर जाऊंगा तो क्या होगी, डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। नीचे आऊंगा तो उल्टा होगा, नीचे आऊंगा तो क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए वही बोला, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, मतलब जब पहले 25 से नीचे आए तो डेंसिटी बढ़ी, 4 से यदि मैं 0 डिग्री सेल्सियस में आऊंगा तो ये जो अभी ऊपर वाला एरो है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। जस्ट इसके अपोजिट आऊंगा मैं तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, मतलब वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते हैं, until its temperature reaches to 4 degree Celsius and below 4 degree Celsius, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे the volume increases, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नीचे आऊंगा तो, इधर मैं ऊपर जा रहा हूं इसलिए मेरी डेंसिटी बढ़ रही, नीचे आऊंगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जस्ट जो रिलेशन दिख रहा है इसका अपोजिट होगा। ओके, सो इट इज क्लियर दैट वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड हेंस मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो ये 4 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे रो डेंसिटी बोलूं तो वो मैक्स होती है, और यदि वॉल्यूम की बात करूं तो वो मिनिमम होता है। ये चीज आप नोट करके रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 डिग्री सेल्सियस में उसकी डेंसिटी होगी मैक्स और वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये है क्या, वाटर का एनालॉमस बिहेवियर, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर। ऐसा कोई दूसरा लिक्विड बिहेव नहीं करता है, सिर्फ वाटर करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फिगर शोज, अब यहां पे फिगर में क्या है, हमें वेरिएशन दिखेगा। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 kg, 1 kg वाटर विथ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो 1 kg वाटर को हम ले रहे हैं वॉल्यूम, उसका हमने यहां पे डायग्राम बनाया। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, यदि मैं 0 से शुरू करता हूं, यहां तक आता हूं 4 डिग्री सेल्सियस, 5 के एक पहले का पॉइंट है, मतलब ये क्या है, 4 है।
ठीक है। इस केस में यदि मैं 4 डिग्री सेल्सियस में आता हूं तो क्या मिल रहा है, मेरा वॉल्यूम सबसे कम मिल रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जा रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये जो साइन है इसका मतलब ये है, यहां पे देखिए 5 के बाद 10 डिग्री दिखा, उसके बाद ये साइन आया और फिर 100 डिग्री। इसका मतलब आगे का हिस्सा हमने अचानक से ले लिया, आगे भी वैसे ही वेरी करेगा। इसका मतलब ये यहां पे भी जो साइन बना है इसका मतलब आगे भी वो वैसे ही वेरी करेगा, तो इसलिए हम ग्राफ को छोटा किए हैं। इसका मतलब ये, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 4 डिग्री सेल्सियस में मेरा वॉल्यूम सबसे कम रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे वापिस आऊंगा तो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे कम वॉल्यूम, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम। तो ये चीज, ठीक है, ये अलग अलग वॉल्यूम की वैल्यू है किसमें, 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वाटर की एक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यही कंडीशन क्या करती है कि पानी, आप देखे होंगे मूवीज में, देखे होंगे, जाके तो नहीं देखे होंगे, ऑब्वियसली बात है, बहुत खतरा रहता है। पानी का जो सरफेस रहता है वो ऊपर से जमा हुआ रहता है और अंदर पूरा पानी रहता है। आप मूवीज में देखते होंगे कोई भी इंसान उसके अंदर गिरा तो बोलते हैं वो खत्म है करके ना, क्योंकि वो वापस कैसे निकलेगा, ऊपर से पूरा सरफेस जमा है। तो ऐसा क्यों होता है, उस चीज का कारण, यही कारण बहुत हेल्पफुल रहता है। जितनी भी मरीन लाइफ होती है, जितनी भी मछलियां होती है, अंदर मरीन लाइफ होती है, वो सब पानी के अंदर मूव कर पाती है और वो सरफेस जम जाता है उसका, यही वो कारण होता है उसका। तो देखते हैं वो, द लेक कूल टूवर्ड्स 4 डिग्री वाटर नियर द सरफेस लूजेस एनर्जी टू एटमॉस्फेयर। अब यदि पानी क्या होगा, ठंडा होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, अभी 4 डिग्री सेल्सियस वो पहुंच रहा है, तो तब तक क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि वो पहुंचेगा तो वो क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा एटमॉस्फेयर में एंड बिकम डेंस। 4 डिग्री तक आएगा तो उसकी डेंसिटी तो बढ़ते जाएगी, हमने देखा जब तक वो 4 डिग्री तक आएगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब ऊपर का जो पानी का सरफेस है उसका टेम्परेचर यदि वो 4 डिग्री तक आएगा, अभी 4 डिग्री तक आएगा, तो क्या होगा, ऊपर वाले सरफेस की डेंसिटी बढ़ जाएगी वाटर की, वो वाटर क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो डेंसर एंड सिंक्स, मतलब ऊपर वाला पानी 4 डिग्री तक हम ठंडा कर रहे हैं तो वो डेंस हो जाएगा और वो क्या चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। नीचे का जो थोड़ा गर्म पानी है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, द वार्मर लेस डेंस वाटर नियर द बॉटम राइजेस अप, मतलब ऊपर 4 डिग्री तक हम ठंडा किए, उसके नीचे नहीं गए हैं, अभी 4 डिग्री तक ठंडा किए तो वाटर की डेंसिटी ऊपर वाले पानी की बढ़ जाएगी, एनर्जी लूज कर देगा वो एटमॉस्फेयर में अपनी, और ज्यादा डेंस वाला पानी नीचे चले जाएगा, नीचे का गर्म पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एक नॉर्मल कंडीशन है। ओके, हाउएवर वंस द कोल्डर वाटर ऑन द टॉप रीचेस टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, मगर यदि वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी और नीचे चले गया, ठीक है, ऊपर के ही पानी की बात कर रहे हैं अभी हम, पहले तो 4 डिग्री तक ठंडा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे चले जाएगा, गर्म वाला पानी ऊपर आ जाएगा। ओके, मगर यदि वो 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इट बिकम्स लेस डेंस। 4 डिग्री के भी नीचे चले गया तो वो कम डेंस हो जाएगा। 4 डिग्री तक मैक्सिमम डेंसिटी रहती है, उसके बाद उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, तो वो कम डेंस हो जाएगा और ऊपर ही तैरते रहेगा और जम जाएगा। तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा जमता है, अंदर पूरा पानी रहता है। तो however once colder water on the top reaches temperature below 4 डिग्री सेल्सियस, यदि ऊपर सरफेस का पानी 4 डिग्री से भी नीचे चले गया तो it becomes less dense and remain at the surface where it freezes, और वो क्या रहेगा, सरफेस में ही रहेगा जहां पे वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। दिस फिनोमिना, यही फिनोमिना क्या करता है, अलाउ करता है मरीन एनिमल्स को टू रिमेन अलाइव एंड मूव फ्रीली नियर दी बॉटम। यही फिनोमिना के कारण क्या होता है, मरीन एनिमल्स को फायदा होता है, ऊपर का हिस्सा जम जाता है और नीचे का पानी नहीं जमता है, ताकि वो फ्रीली मूव कर सके और सरवाइव कर सके, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक जम जाएगा तो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए। ओके, तो ये था वाटर का एनालॉमस बिहेवियर। अब हम कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, अलग अलग चीजों की, तीनों स्टेट ऑफ मैटर का कैसे एक्सपांशन होता है उसके बारे में हम कंपैरिजन देखते हैं। जनरली तो गैस ही ज्यादा एक्सपांड होगी, सॉलिड लिक्विड ज्यादा एक्सपांड नहीं होते, तो उस चीज के बारे में देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्सपांशन इन सॉलिड लिक्विड और गैसेस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एक्सपांशन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज रेदर स्मॉल, बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू द गैस। सॉलिड और लिक्विड बहुत कम एक्सपैंड होते हैं, ज्यादा एक्सपैंड नहीं होते वो, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर्स में। सॉलिड और लिक्विड में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एकदम ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं होते। किसके मुकाबले हम बात कर रहे हैं, गैस। गैस तो साइंस से पूरी फैल जाती है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर द लिक्विड्स इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यदि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन की हम बात करें ना लिक्विड्स की, तो वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का। यदि पानी भरा हुआ है, उसकी एक वॉल्यूम है, उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वो क्या होगा, उतने ही वॉल्यूम में वो गर्म हो जाएगा।
एकदम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यदि 200-300 ले जाओगे तो भाप बन जाएगा, गैस ही बन जाएगा पूरा। थोड़ा बहुत वेरिएशन में पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि प्रेशर 1000 गुना भी हम बढ़ा दे वाटर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भी उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वैसी टेम्परेचर से भी पानी की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्या है, डेंसिटी की, ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो फॉर एनी आइडियल गैस, यदि हम किसी भी आइडियल गैस की बात करें, द वॉल्यूम एक्सपांशन कब हम बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर में, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। कांस्टेंट प्रेशर हम यूज कर रहे हैं, याद रखिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पीवी क्या होता है हमारा, म्यू आरटी होता है। ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े। ओके, अब यदि यहाँ पे ये जो पीवी इक्वल टू म्यू आरटी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी को मैं डेल वी लिख सकता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम, बिल्कुल, और टी को मैं डेल टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। दो किसी टेम्परेचर का चेंज, एक वैल्यू ही आएगी, ये भी एक वैल्यू ही आएगी। ये दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस इक्वेशन के नीचे इसको रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पी पी कैंसल, म्यू आर टी कैंसल, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, डेल वी बाई वी इक्वल टू डेल टी बाई टी बन जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन से मैं इसके नीचे में इसको रख के डिवाइड कर देता हूं, तो डेल वी बाई वी डेल टी बाई टी बन जाएगा। ओके, अब इसी इक्वेशन में ये जो डेल टी है, ये डेल टी में वी के पास ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा, डेल वी वी डेल टी हो जाएगा। ओके, डेल वी वी डेल टी हो जाएगा, और यही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है। इसका मतलब इस तरफ क्या बचा, इस तरफ तो सिर्फ 1/t था, ये डेल टी को मैं यहां ले लूंगा तो सिर्फ 1/t तो बचेगा, बिल्कुल। तो क्या बचा, 1/t। तो ये किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, यदि 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन की वैल्यू क्या होती है, 3.7 into 10 to the power -3 केल्विन इनवर्स, विच इज मच लार्जर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड से क्या है, बहुत ज्यादा है। यदि हम गैस की बात करें एट रूम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करें, तो अल्फा वी की वैल्यू क्या होती है, अबाउट 3300 इंटू 10 to the power -6 केल्विन, जो क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा ही होती है। तो गैस ज्यादा एक्सपांड करती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अब यदि लिक्विड के बारे में बात करें या हम वाटर के बारे में बात करें और उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, तो आप देख सकते हैं उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि वाटर का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसकी डेंसिटी किसके अप्रोक्स आएगी, यहां पे आएगी कुछ 0.99990 के अप्रोक्स आएगी। 4 डिग्री सेल्सियस में, 5 के जस्ट एक पहले पॉइंट है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस में उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, जो हम लेते हैं 1000, ये क्या है, इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब है। ठीक है, और 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही हम ले रहे हैं। ओके, तो इस केस में जाएं तो यहां पे मैक्स डेंसिटी होती है उसकी, उसके बाद फिर उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे आप वैल्यूज में वेरिएशन देखिए, कितना कम पॉइंट का वेरिएशन है, बहुत कम वैल्यूज का यहां पे वेरिएशन है। तो टेम्परेचर के साथ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 4 डिग्री सेल्सियस में ही उसका क्या होगा, मैक्स होगा। तो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। देखिए कितना कम वेरिएशन हो रहा है, 70, 75, 80, 85, 90, मतलब कितने पॉइंट के पीछे वो उसका वेरिएशन हो रहा है। ओके, इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब के टर्म में, और नीचे टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो छोटे टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, 5 से लेके 10, मतलब 0 से लेके 10। तो देखिए वेरिएशन तो हो रहा है, मगर वैल्यूज बहुत कम चेंज हो रही है। उसकी वैल्यू 4 में एकदम मैक्स रहेगी एक, बाकी सब में देखिए वैल्यूज कितने में कम हो रही है, 0.3 के बाद कम हो रही है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के साथ वाटर की डेंसिटी हो। छोटे मोटे टेम्परेचर में 5, 10, 20, 25 में वो उतने में ही गर्म हो जाएगा। हाँ, मगर यदि आप 100-200 डिग्री सेल्सियस ले लिए तो स्टीम बन जाएगा, एकदम ज्यादा वेरिएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम अपना शुरू करते हैं, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस। ओके, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है और कोई बॉडी इंक्रीज हो रही है तो उसमें कैसे थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन आएगी, जब हम उसको फिक्स कर देंगे दोनों एंड से, तो वो चीज हम देखेंगे। व्हेन अ मेटल रॉड whose ends are rigidly fixed, यदि हम एक मेटल रॉड लेते हैं, ये मेटल रॉड और इसके दोनों एंड्स को मैं क्या कर दे रहा हूं, ऐसे रिजिडली फिक्स कर दे रहा हूं। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, तब इसमें थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगी। फिक्स नहीं करूंगा तो नहीं होगी डेवलप, इसमें बढ़ जाएगा ये खुद। मगर जब मैं इसको फिक्स करके रखा हूं, इसको बढ़ने नहीं दे रहा हूं, तब इसमें डेवलप होगी थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। देखते हैं, तो जब किसी मेटल रॉड का मैं एंड को रिजिडली फिक्स कर देता हूं, सो एज टू प्रिवेंट द रॉड फ्रॉम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, गर्म होगा तो एक्सपांड होगा, तो मैं उसको फिक्स करके रखा हूं, ऐसे पकड़ के रखा हूं कि ना ही तू दबेगा ना ही तू खींचेगा। ठीक है,
अंडरगोज ए चेंज इन टेम्परेचर, और मैं उसका क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो थर्मल स्ट्रेन डेवलप होती है एंड थर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन दी रॉड। वो क्या होती है, रॉड में डेवलप होगी। जब मैं उसको क्या करके रखा हूं, ये एक रॉड है मेरा और इसको मैं क्या करके रखा हूं, दोनों एंड से फिक्स कर दे रहा हूं, और इसको मैं दोनों एंड से ऐसे फिक्स कर दे रहा हूं। अब मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है, फैलने की कोशिश करेगा तो अपनी दीवालों को दबाएगा, दीवालों पे फोर्स लगाएगा अपने, वो फोर्स एक रिएक्शन देगी तो वो खुद ही दब जाएगा। तो इसलिए थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन डेवलप होता है इसमें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज टेम्परेचर is this is because if the temperature is increased the rod has a tendency to expand, ठीक है, the rod has tendency to expand, rod के पास क्या रहेगी, टेंडेंसी रहेगी एक्सपांड करने की। however it is fixed at two ends, the rod exerts a force on support, रॉड का जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, मगर वो दोनों एंड से फिक्स्ड है, तो वो क्या करेगा, दोनों एंड्स में फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी उसको, वहीं से जितनी फोर्स लगा उतना रिएक्शन मिलेगा उसको। सो इफ द रॉड ऑफ लेंथ एल, यदि एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और उसको हम हीट करते हैं टेम्परेचर किसी डेल्टी में, देन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड शुड बीन, मतलब क्या होती ओरिजिनली, यदि इसमें सपोर्ट नहीं रहता, जब सपोर्ट नहीं रहता तो उस केस में रॉड की लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, डेल एल इक्वल टू ए अल्फा डेल टी, यही इंक्रीज होती। अल्फा क्या आता, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, यही चीज हमने पढ़ा, इतना इंक्रीज होती जब फिक्स सपोर्ट नहीं लगा के रखा, मगर नहीं होगी इतनी इंक्रीज क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो बट ड्यू टू बीइंग फिक्स्ड, मगर वो क्या है, दोनों एंड से फिक्स्ड है, मतलब इसका डायग्राम हम बना सकते हैं ऐसा, ये दोनों एंड क्या है, हमारे फिक्स्ड सपोर्ट है, और इसके बीच में हमें क्या कर दिए, एक रॉड को फिक्स कर दिए। अब इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपांड कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, इसी कारण इसमें स्ट्रेन डेवलप होगी। नहीं फिक्स करते तो नहीं डेवलप होती थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, इसमें याद रखिएगा ये चीज। तो बट ड्यू टू बीइंग फिक्स्ड एट द एंड्स रॉड डज नॉट एक्सपैंड एंड ए कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन इट। तो ये क्या होगा, रॉड अब एक्सपैंड नहीं करेगा, ये इधर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा रॉड, मगर क्या मिलेगा, इसको एक रिएक्शन मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले वो बढ़ने की कोशिश करेगा मगर वो नहीं बढ़ पाएगा, बाहर की दीवालों को दबाएगा, बाहर की दीवालों में फोर्स लगाएगा तो वो उसको रिएक्शन दे देगी, तो बढ़ने के बदले वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा उल्टा, मतलब उसमें कंप्रेसिव फोर्स लग जाएगी, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। थर्मल स्ट्रेन हम पहले निकालते हैं, जो क्या होगा हमारा, कंप्रेसिव होगा, और वो क्या होता है, स्ट्रेन की वैल्यू डेल एल बाई एल ही होती है, ठीक है। और डेल एल की वैल्यू क्या थी, एल बाई डेल एल हमारा था एल इंटू अल्फा एल इंटू डेल टी, तो एल को हमने नीचे ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डेल टी आ जाएगा, बिल्कुल। ये क्या होगा हमारा थर्मल स्ट्रेन। पहले क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन उसमें डेवलप होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब उसकी लेंथ कम हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हियर अल्फा क्या है हमारा, लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वो उस मटेरियल का रहेगा ऑफ रॉड। ड्यू टू दिस, अब इस स्ट्रेन के कारण क्या होगा, एक स्ट्रेस भी डेवलप होगी। ड्यू टू दिस स्ट्रेन अ थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन दी रॉड हैविंग ए वैल्यू। इसी स्ट्रेन के कारण क्या होगा, एक थर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होगी रॉड में, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ये चीज पढ़ी है। तो थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगी वो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, बिल्कुल। थर्मल स्ट्रेन क्या होगी, यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, जो क्या हो जाएगा, वाई अल्फा डेल टी। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई अल्फा डेल टी। ये सब चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। हियर वाई इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, यंग्स मॉडुलस किसका, मटेरियल का रहेगा ये, ऑफ द गिवन रॉड इफ ए इज दी ए बी दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि उस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा तो फोर्स जो वो एक्सर्ट करेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होगी हमारी, सिग्मा टी से डिनोट करेंगे, और सिग्मा ही क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया भी होता है। तो यहां से यदि मेरे को फोर्स निकालना है तो एरिया क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक एरिया मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो फोर्स इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल टी था ही पहले, और एरिया उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, उसमें कितनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड, रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, ब्रास वायर, एक ब्रास का वायर है जो 1.8 मीटर लॉन्ग है,
कितने डिग्री सेल्सियस में? और 27 डिग्री सेल्सियस में। इज हेल्ड टॉट विथ ए लिटिल टेंशन बिटवीन दी टू रिजिड सपोर्ट्स। उसको हम क्या करके रखें? थोड़े टेंशन के साथ हेल्ड टॉट करके दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रखें। इफ द वायर इज कूल्ड, अब जब हम वायर को ठंडा करेंगे किसी टेम्परेचर में ऑफ ए -39 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर इफ इट्स डायमीटर इज 0.2 mm। जब उसका डायमीटर 0.2 mm होगा तो व्हाट इज द टेंशन पूछ रहा है। टेंशन मतलब क्या? एक प्रकार का फोर्स निकालना है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वही। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ब्रास का कितना दिया है? 2.0 × 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स। और यंग्स मॉडुलस ब्रास का कितना है? मतलब y 0.91 × 10⁻11 पास्कल। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपनी गिवन वैल्यूज कि क्या क्या हमको गिवन है। ओके, देखते हैं हमें क्या दिया है। लेंथ दी है उस वायर की 1.8 मीटर। ओके, T1 दिया है इनिशियल टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, T2 दिया है हमें कितना, उसको क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं इस बार, -39 डिग्री सेल्सियस। ओके, डायमीटर दिया है 0.2 mm। तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे, तो 2 × 10⁻³ मीटर। अल्फा बी दिया है ब्रास का, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कितनी वैल्यू है उसकी? 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और यंग्स मॉडुलस दिया है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है 0.91 × 10⁻11 पास्कल। और पास्कल ही क्या होता है हमारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट हम स्ट्रेन निकालते हैं। और स्ट्रेन क्या होगा? del L by L। ओके, del L by del L क्या होगा? हमारा स्ट्रेन होगा। और यही किसके बराबर होगा? अल्फा डेल टी के बराबर होगा। बिल्कुल, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम अपनी स्ट्रेन निकाल लेंगे। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन हम। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2 × 10⁻⁵ और डेल टी हमारा कितना है? 27 - 39। तो T2 क्या है हमारा? 39 है और -27। तो डेल टी मतलब क्या होगा यहाँ पे? T2 - T1 होगा। T2 हमारा गिवन है -39, तो वैसे ही माइनस रखिए, वो आएगा आंसर। -39 -27। ओके, तो यहां से हमारी स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी -0.00132। इतनी क्या आ रही है उसमें? स्ट्रेन आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज अब हम क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस क्या होगा? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी है? 0.91 × 10⁻11। और हमारा स्ट्रेन कितना है? -0.00132। माइनस में ही आएगी, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी? -1.2 × 10⁸ यूनिट क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी? थर्मल स्ट्रेस, सिग्मा टी बोल देता हूं मैं। ओके, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमें स्ट्रेस आ गई है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। फोर्स, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। गिवन डाटा को हम रब कर ले रहे हैं, तो स्ट्रेस होगी हमारी फोर्स अपॉन एरिया। तो निकाल सकते हैं हम फोर्स, या हम क्या निकाल रहे हैं? टेंशन। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? F/A इक्वल टू यही थर्मल स्ट्रेस। और यहां पे वैल्यू कितनी आई हमारी? -1.2 × 10⁸ आई है। बिल्कुल, तो यहां से मैं फोर्स निकाल सकता हूं। एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1.2 × 10⁸ इंटू एरिया। एरिया क्या होगा यहाँ पे? π/4 d²। बिल्कुल, d क्या था हमारा? 2 mm था, तो इसका मतलब π/4 d² होगा हमारा एरिया। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं। -1.2 × 10⁸ इंटू π/4 इंटू कितना था? 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर।
यहां से हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स और टेंशन हमारी कितनी आ जाएगी, -3.76 इंटू 10⁻²। न्यूटन। तो इतनी क्या होगी उसमें, टेंशन डेवलप होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट आप कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं एक ठो और, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। कंसीडर अ स्टील वायर हैविंग डायमीटर 3 mm। एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर 3 mm है, इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू क्लैम्प्स। उसको दो क्लैम्प्स के बीच से क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेच कर रहे हैं। कैलकुलेट टेंशन इन दी वायर। वायर में टेंशन कैलकुलेट करिए व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस से। मतलब 50 से उसका जब 40 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर जब गिर जाता है, उसको हम क्लैम करके रखे। अल्फा 1 फॉर स्टील कितना दिया है, 1.1 इंटू 10⁻⁻6, और यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, 21 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे, डायमीटर दिया है कितना, 3 mm। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। mm गिवन है, डाइन पर सेंटीमीटर में, तो इसको हम पहले ही सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 0.3 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो रेडियस हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, आधा, 0.15 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगा। ओके, और क्या गिवन है हमें, इनिशियल टेम्परेचर उसका गिवन है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50 और 40 ही है तो सीधा डेल्टी निकाल लेते हैं। डेल्टी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 - 40, तो 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम डेल्टी की वैल्यू यूज करेंगे। 50 और 40 है। ओके, अल्फा एस दिया है हमें स्टील का, कितना दिया है कोफिशिएंट इसका, 1.1 इंटू 10⁻⁻6, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है, कितनी गिवन है हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, 21 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर। ये चीज हमें गिवन है। ओके, निकालना क्या है हमें, टेंशन या हमें फोर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा एल निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल क्या होगा, अल्फा एल डेल्टी, कितना एक्सटेंशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, 1.1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है कि नहीं, तो यहां पे हम इनिशियल लेंथ के टर्म में निकालेंगे। एल डेल्टी कितना है हमारा 10, तो ये कितना हो जाएगा, डेल एल हमारा कितना आ जाएगा, एल के टर्म में आएगा। 10 इंटू 1.1 कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, एल। इस बार हम इसको एल के टर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें नीचे एल कैंसल आउट हो जाएगा। देखते हैं, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ बाई एरिया इंटू डेल एल। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। बिल्कुल, जब यहां पे मैं एल की वैल्यू पुट करूंगा तो एल एल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वाले पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी F की वैल्यू, पहले फोर्स हमें क्या करनी है, फोर्स ही पहले यहां पे निकालनी है। तो पहले हम नॉर्मल वैल्यू पुट कर लेते हैं उसकी, एल एल हमारा हो जाएगा कैंसर। यहां से हम क्या कर लेते हैं, सीधा फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, y, पहले यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। तो यंग्स मॉडुलस कितना है हमारा, 21 इंटू 10⁻11। ओके, y आ जाएगा, फिर उसमें a इंटू होगा। तो एरिया की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है, 0.15 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक ठो डेल एल आएगा, और डेल एल हमारा एल के टर्म में आएगा, क्योंकि एल एल हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ नॉर्मल हम डेल एल की वैल्यू लिखते हैं, जो कितनी आई हमारी, 11 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1। ओके, क्योंकि एल तो कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, एल और एल यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। तो यहां से यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी फोर्स कितनी आती है यहाँ पे,
16.32 into 10 to the power 5 डाइन। तो इसी के साथ क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।